नमस्कार, स्वागत है संभव की ऑनलाइन क्लासेस में। बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। बुक का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। ये हम शुरू करने जा रहे हैं आज। देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में जीवों की विविधता आएगी। और सबसे पहले आज हम थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि डाइवर्सिटी ऑफ जो एनिमल्स है उनका क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया है, जंतुओं का जो वर्गीकरण है वो कैसे है, कितने इसके अंदर फाइलम है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में हमारे सिलेबस में केवल इनवर्टिब्रेट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ही रखा गया है। बाकी वर्टिब्रेट जो ऑर्गेनिजम्स है वो बीएससी फाइनल के अंदर आएंगे। तो हम इनवर्टिब्रेट का सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, कैसे उनको वर्गीकृत किया गया है। देखिए, सबसे पहले अकशेरुक जंतुओं को इनवर्टिब्रेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट को प्रोटोजोआ नाम दिया गया। प्रोटोजोआ, प्रोटो मीन्स होते हैं फर्स्ट, सबसे पहले बनने वाले, और जोआ मीन्स होते हैं मूवेबल जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको बोलते हैं जो मूव हो सकते हैं, जो गमन कर सकते हैं, या आप इसको सिंपल कह सकते हो ये ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है। तो सबसे पहले बनने वाले जीव प्रोटोजोआ में रखे गए। ऐसे जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इनको हम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनमें एक ही कोशिका होती है। एक कोशिकीय होने के कारण इनको एसेलुलर भी कहा जाता है। इनको अकोशिकीय भी कहा जाता है। देखिए, ऐसा क्यों? अकोशिकीय इसलिए क्योंकि इनकी एक कोशिका जो होती है वो एक पूरे शरीर का कार्य करती है। इसलिए इनके परिपक्ष में एक जो कोशिका होती है, इनके पूरे शरीर को एक कोशिका बोलना इनकी थोड़ी तौहीन मानी जाती है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको बोल दिया एसेलुलर। मतलब ये एक कोशिकीय नहीं है, इनकी एक कोशिका इनके लिए पूरा शरीर मानी जाती है, इसलिए एसेलुलर जंतु भी इनको कहते हैं। ये प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद में दूसरे जो जंतु है, दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया वो किया गया सेल्स के नंबर के आधार पर था क्लासिफिकेशन। इसमें एक कोशिकीय जंतु आए, और यहां आ जाता है बहुकोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय जंतु जिसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। यहां केवल एक कोशिका थी, और अब हम कोशिका को एक से ज्यादा ले लेते हैं, तो आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें एक आता है पेराजोआ, दूसरा आता है मेटाजोआ। पेराजोआ में एक फाइलम रखा गया है। यहां प्रोटोजोआ है, इसको हम एक फाइलम बोलेंगे। ये एक फाइलम हो चुका है हमारा। और पेराजोआ जो जंतु है, पेराजोआ के अंदर पोरीफेरा जंतुओं को या पोरीफेरेंस को रखा जाता है। ये फाइलम आ जाता है दूसरा। यहां कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। उनमें जैसे मान लीजिए उत्सर्जन के लिए एक कोशिका पाई जाती है, जनन के लिए 3 कोशिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार से पूरी शरीर जो होती है वो, जैसे मान लो कोइनोड्रम, कोइनोब्लास्ट कोशिकाएं और मीजोहाइल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कुल मिला के पूरे शरीर में 3 ही कोशिकाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से हालांकि एक कोशिका से संख्याएं बढ़ी है, लेकिन कोशिकाओं की संख्या अभी भी बहुत कम है। इसलिए हमने इनको बहुकोशिकीय जंतुओं के अंदर एक अलग कैटेगरी में रखा, जिसका नाम है पेराजोआ। ये इन्होंने सबसे पहले मल्टी सेलुलरिटी दिखाई, लेकिन ये प्योरली नहीं है।
ये मल्टी सेलुलर है वो बहुत कम विकसित प्रकार के हैं, तो ये आ जाते हैं पोरीफेरा। दूसरा, इनको पोरीफेरा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी पूरी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। हम पढ़ेंगे आगे कि इनकी बॉडी में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको ओस्टिया कहा जाता है। पूरे शरीर में जो मिलते हैं इनको कहते हैं ओस्टिया। और एक छिद्र बहुत बड़ा होता है, इसको कहते हैं ओस्कुलम। ओस्टिया और ओस्कुलम। ओस्टिया से पानी इनके शरीर में प्रवेश करता है, एंट्री करता है, और ओस्कुलम से वो पानी बाहर जाता है। सारा कार्य इनका पानी की वजह से ही संपन्न होता है, जैसे कि फीडिंग हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, गमन हो गया। ये पानी की वजह से ही क्या करते हैं, अपनी सामान्य जीवन क्रिया को चलाते हैं। दो प्रकार के छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्रों को ओस्टिया कहते हैं, और एक बड़ा और ऊपर की तरफ जो छिद्र मिलता है उसे ओस्कुलम कहा जाता है। और ऐसे जंतु है वो क्या होते हैं, पोरीफेरॉन्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मेटाजोआ। मेटाजोआ जंतुओं के अंदर मल्टी सेलुलरिटी तो विकसित हो ही रही है, तो ये जंतु मल्टी सेलुलर होते हैं। साथ में इनमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे जंतुओं में टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिलना शुरू हो जाता है, मतलब टिश्यू है वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे जंतुओं में रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री या बाईलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, धीरे धीरे जब आप आगे की तरफ चल रहे हो क्लासिफिकेशन में, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ रही है। यहाँ प्रोटोजोआ में कॉम्प्लेक्सिटी नाम से कुछ नहीं था, सिर्फ एक कोशिका था, और उस कोशिका में सारा जो रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, वो सारा उसी एक ही कोशिका में संपन्न होता था। एक ही कोशिका पूरे शरीर का कार्य कर रही थी। फिर हमने 2-3 कोशिका का समूह बनाया, उसको एक पैराजोआ में रखा अलग समूह में बनाकर, और उसमें एक फाइलम आ गया जिसको बोलते हैं पोरीफेरा। उसके बाद में आए मेटाजोआ। मेटाजोआ जो जंतु है, उन जंतुओं में पूर्णतः बहुकोशिक जो कोशिकाएं पाई जाती है, और धीरे धीरे हम आगे और पढ़ेंगे उनके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाने लगा। इन्हीं के अंदर आगे टिश्यू है वो आगे चलकर ऑर्गन का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इसमें ऑर्गन ग्रेड सिस्टम भी आगे बनेगा। टिश्यू से वो ऑर्गन बन जाते हैं। सिमिट्री की बात करें, इनमें देखो कोई किसी प्रकार की सिमिट्री नहीं पाई जाती है। कुछ जंतु तो सिमिट्रिक होते हैं, जैसे अमीबा है, वो एसिमेट्रिक जंतु है, उसको कैसे भी आप काट सकते हो, किसी भी एंगल से वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है, तो ये एसिमेट्रिक जंतु इनको सामान्यतः माना जाता है। अब यहाँ सिमिट्री के बेसिस पे और टिश्यू या ऑर्गन ग्रेड के बेसिस पे इसको हमने दोबारा आगे डिवाइड किया है। तो हम देखते हैं मेटाजोआ के अंदर, मेटाजोआ में सबसे पहले आता है रेडियल सिमिट्री वाले ऑर्गेनिज्म। रेडियल सिमिट्री वाले ऑर्गेनिज्म, ऐसे जंतु जिनमें अर्य सममिति पाई जाती है, रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। और रेडियल सिमिट्री में क्या होता है, अगर आप जंतु के किसी भी एक्सिस से, जंतु को अगर आप किसी भी एक्सिस से कट करते हो और वो एक्सिस अगर केंद्र से जाती है, सेंटर से जाती है, तो वो उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। ये दो इक्वल हाफ हो गए। अगर आपने ऐसे कट किया, दो इक्वल हाफ, ऐसे कट किया, इस प्रकार से किसी भी एक्सिस से कट करो, लेकिन वो एक्सिस है वो सेंटर से अगर जाती है और जंतु अगर दो भागों में विभक्त हो जाता है, तो इसको कहते हैं रेडियल सिमिट्री। तो कुछ जंतुओं में जो मेटाजोन्स हैं और जिनमें रेडियल सिमिट्री पाई जाती है, वो होते हैं, एक है सिलेंट्रेटा,
जिसमें सिलेंट्रोन नामक गुहा पाई जाती है, सिलेंट्रोन नामक केविटी पाई जाती है, उसको हमने रख दिया सिलेंट्रेटा में। जो कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा तीसरे नंबर का फाइलम बनेगा। एक नंबर था प्रोटोजोआ, फर्स्ट नंबर क्या है प्रोटोजोआ, सेकंड है पोरीफेरा, और 3 नंबर फाइलम बन जाएगा सिलेंट्रेटा। ठीक है। इसके बाद में एक ऑर्गेनिज्म एक फाइलम और इसमें ऐड किया गया है जिसका नाम है टीनोफोरा। टीनोफोरा, टीनोफोरा में बिरोई ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, और सिलेंट्रेटा में जैसे कि हाइड्रा है, ठीक है, ये आ जाएंगे। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दो ऐसे जंतु है, दो ऐसे फाइलम है जिनके जंतुओं में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री की। ऐसे जंतुओं में मोस्टली बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है, लेकिन जरूरी नहीं है, इनमें बाई रेडियल सिमेट्री भी मिल सकती है, और कुछ जंतुओं में रेडियल सिमेट्री भी मिल सकती है। ये भी आएंगे आगे। तो सभी प्रकार का इसके अंदर रेडियल, बाई रेडियल, बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म भी इसमें पाए जा सकते हैं। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि आगे जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो हो रहा है सीलोम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सीलोम मतलब गुहा, जो बॉडी के अंदर केविटी पाई जाती है, जो दोनों ओर से मेसोडर्म से आस्तरित रहती है, ढकी रहती है, ऐसी केविटी को हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। तो वो सीलोम जंतुओं में है, नहीं है, या कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको दोबारा हमने इसको डिवाइड किया है। ये हम ऊपर बना लेते हैं। देखिए मैं दोबारा आपको पूरा बना देता हूं। सबसे पहले हमने डिवाइड किया इसको प्रोटोजोआ में। पहला फाइलम बना हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से यहाँ जो जंतु बने उनको हमने मेटाजोआ बोला। फिर हमने मेटाजोआ को पेराजोआ में और यू मेटाजोआ में कन्वर्ट कर दिया। इसको यू मेटाजोआ भी दूसरा आप ग्रुप लगा सकते हो। पेराजोआ में दूसरा फाइलम आया था, 2 नंबर फाइलम पेराजोआ में जो आया उसको हमने बोला पोरीफेरा। इसके बारे में मैंने आपको बताया। यू मेटाजोआ में इसको आपने दोबारा आगे डिवाइड किया। ये सिमेट्री के आधार पे था, हमने लिखा रेडियल सिमेट्री, और दूसरी तरफ हमने लगा बाइलेटरल। मोस्टली बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, या इसके अलावा रेडियल और बाई रेडियल सिमेट्री भी मिल सकती है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे, यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स आए थे, जो फाइलम इंक्लूड हुए थे उनको मैं लिख देता हूं। तीसरा फाइलम यहाँ इंक्लूड हुआ था सिलेंट्रेटा, और फोर्थ फाइलम इंक्लूड किया गया है वो है टीनोफोरा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे, बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलोम नहीं पाई जाती है, मतलब अंदर की तरफ कोई ऐसी केविटी नहीं पाई जाती है, उसको बोलते हैं एसिलोमेट। जंतु क्या कहलाते हैं, एसिलोमेट। और ऐसे एसिलोमेट जंतु, देखो एसिलोमेट जंतु जो बाइलेटरल प्रकार के होते हैं, जिनमें सिमेट्री बाइलेटरल मिलती है, ऐसे जंतु में जो फाइलम आता है उसका नाम है प्लेटी हेलमंथीस। प्लेटी हेलमंथीस जो फाइलम है वो इसमें रखा जाएगा। इसमें प्लेनेरिया जो ऑर्गेनिज्म है, टीनिया सोलियम है, ये इसके अंदर आएंगे। इसके बाद में एक फेशियोला हिपेटिका भी इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट, देखिए स्यूडो का मतलब होता है आभासी। इसमें
जो सिलोम बनती है मिलती है वो ऐसे पाउच के रूप में मिलती है, वो प्योरली मीजोडर्म से आश्रित नहीं होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर सिलोम है, लेकिन ये सिलोम आभासी होती है, पूर्णतः विकसित नहीं होती है। तो आप ये कहोगे इसमें स्यूडोसिलोम पाई जाती है। और ये जो फाइलम हो जाएगा, जिन जंतुओं को स्यूडोसिलोमेट में रखा जाता है वो होते हैं एसके हेलमिंथीज। एसके हेलमिंथीज जंतु है वो है एसके हेलमिंथीज। ठीक है। उसके बाद में इसमें एस्केरिस आ जाएगा जंतु। उसके बाद में आते हैं सिलोमेट। सिलोमेट जंतु आ जाएंगे। सिलोमेट, सिलोमेट में ऐसे जंतु जिनमें पूर्ण विकसित सिलोम पाई जाती है। पूर्ण विकसित सिलोम का मतलब होता है एक ऐसी गुहा जो दोनों ओर से, अंदर और बाहर दोनों ओर से मेसोडर्म से आश्रित होती है। ऐसी गुहा को हम सिलोम कहते हैं। इसके अंदर जो फाइलम क्लासिफाइड किए जाते हैं उनमें आता है सबसे पहले एनेलिडा। एनेलिडा के बाद में दूसरा आता है इसमें आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद में तीसरा फाइलम आता है इसमें मोलस्का। फोर्थ नंबर फाइलम इसमें आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। और आजकल कुछ ऐसे साइंटिस्ट है वो हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा इसको भी इनवर्टिब्रेट फाइलम में क्लासिफाइड करने लगे हैं। तो आपको ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट बुक है, जो फर्स्ट पेपर है, जिसका नाम है जीवों में विविधता, ये विविधता कौन से जंतुओं में पाई जाती है और वो जंतु किस श्रेणी में आते हैं, ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू के रूप में पता होना चाहिए। हालांकि देखो ये पूरा क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल आधा ही क्लासिफिकेशन है, आधा जो पोर्शन है ये वाला, ये सेकेंड ईयर में आपके सिलेबस में आने वाला है। लेकिन फिर भी आपको एक ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन होता है, किस आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है, उस आधार पर आपको इसको थोड़ा सा डिवाइड करना है, बांटना है, ताकि आपके माइंड में ये क्लियर रहे। दूसरा देखो, अगर आप ये टेबल याद कर देते हो ये टेबल अगर आपको याद होती है तो आप बिना रटे बिना किसी भी फाइलम के जंतुओं का आप मान लो कैरेक्टर्स है वो लिख सकते हो। आपको सिर्फ इनके एक एक दो दो जो ऑर्गेनिज्म है आपको उनके नाम याद रखने हैं। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्लेटी हेलमिंथीज में जैसे प्लेनेरिया और टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम मेन मैं लिख रहा हूं इसमें, ऐसे जंतु तो काफी ज्यादा होते हैं। इसके बाद में एसके हेलमिंथीज में एस्केरिस याद रख लीजिए आप। एनिलिडा में नेरीज या जोंक, एनिलिडा में ये तो आपको पता ही है, मैं बोल देता हूं। एनिलिडा में नेरीज आता है। आर्थ्रोपोडा में सारे के सारे कीट आते हैं। और कीट के अलावा इसमें जैसे कि स्कॉर्पियन हो गया, मकड़ी हो गई और क्रिकेट हो गए, झिंगूर हो गए, ये सब इसके अंदर रखे जाते हैं। मुलस्का में स्नेल्स आते हैं, मुलस्का में स्नेल आ जाएंगे। और इसके अलावा जो जैसे कि मतलब डेकापोडा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जैसे कि सीपिया हो गया, लोलिगो हो गया और ऑक्टोपस हो गया, इनको रखा जाता है। इकाइनोडर्मेटा जंतुओं के अंदर इकाइरस आ जाएगी, ठीक है, और सी अर्चिन है, स्टारफिश है, उनको रखा जाता है। और हेमिकोडेटा के जो जंतु है वो जैसे कि बेलेनोग्लोसस है, सेकोग्लोसस है, इनको रखा जाता है। टीनोफोरा में मैंने आपको बताया था इसमें बिरोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, बिरोई ऑर्गेनिज्म आता है। सिलेंट्रेटा के अंदर हाइड्रा आ जाएगा। इसमें पोरीफेरा के अंदर जो पोरीफेरंस है वो आ जाएंगे। प्रोटोजोआ के काफी सारे जैसे मान लो कि ट्रिपेनोसोमा है, लेशमानिया है, ठीक है, और ये अमीबा है, जियार्डिया है और प्लाज्मोडियम है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है।
तो ये इसके अंदर क्लासिफाइड किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में कैरेक्टर्स लिखने हैं, तो आप इस डायग्राम को देखकर आराम से आप इसको इसके कैरेक्टर्स है वो निकाल सकते हो। जैसे मैं मान लीजिए आपके क्वेश्चन आता है कि टीनिया सोलियम के कैरेक्टर्स लिखिए, कुछ कैरेक्टर्स लिख लिए, तो आप देखो सिंपल है, आपको क्या करना है, जस्ट पीछे उल्टा चलते जाना है और उसके कैरेक्टर बनते जाएंगे। जैसे टीनिया सोलियम प्लेटी हेलमिंथीज का सदस्य है। दूसरा कैरेक्टर, टीनिया सोलियम में एक गुहा अब्सेंट होती है या गुहा नहीं पाई जाती है, इसलिए यह एसिलोमेट में रखा जाता है। तीसरा, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। चौथा, यह यू मेटाजोआ या मेटाजोआ का सदस्य है। चौथा, इसमें टिश्यू ग्रेड सिस्टम पाया जाता है। ये हमने लिखा था, पीछे जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने लिखा था कि इसमें टिश्यू ग्रेड सिस्टम पाया जाता है। इसमें मान लीजिए कि ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो पाई जाती है, तो ये हमने इसमें पढ़ा था। तो इसमें टिश्यू ग्रेड सिस्टम पाया जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर इसमें निर्माण करती है इसका। तो इस प्रकार से आप इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण है वो और इसके कैरेक्टर्स है वो एक साथ आप याद कर सकते हो। इसका बात करें, मान लो सिलेंट्रेटा में, मान लो हाइड्रा का बात करते हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ये मतलब यू मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। इनमें सबसे पहले पूर्ण विकसित प्रकार के बहुकोशिकीय जंतु ये होते हैं, पूर्णतः पानी में रहते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे तो यहाँ से जब आप आगे जाते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो पानी को छोड़कर अब बाहर आना शुरू करेंगे। तो आप ऐसे इसमें भी बता सकते हो। एस्केरिस के बारे में देखें तो एस्के हेलमिंथीज के अंतर्गत आता है, शूडोसिलोमेट है, इसमें सिलोम पूर्ण विकसित नहीं होती है, आभासी सिलोम पाई जाती है। उसके बाद में आप लिखोगे इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इसमें टिश्यू ग्रेड या ऑर्गन सिस्टम धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाते हैं, पूर्ण विकसित टिश्यू ग्रेड सिस्टम पाया जाता है। यू मेटाजोआ का सदस्य है, बहुकोशिकीय प्राणी होता है, क्योंकि एक कोशिकीय तो ये है और यहाँ से सारे बहुकोशिकीय प्राणी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्लासिफिकेशन से आपको पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका ओवरव्यू समझ में आ रहा है। किसी का भी नाम आता है, प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज, बार बार नाम आता है, तो आपके दिमाग में रहता है कि हाँ ये क्लासिफिकेशन में इस प्रकार से यहाँ होता है और इसमें ये ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें ये विशेषता होती है, इसमें ये एब्सेंट होता है और ये प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझा सकते हो। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि वर्गीकरण का जो आधार है, बेसिस है, किस आधार पे वर्गीकरण किया गया है, उसको थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू समझा देता हूँ कि किस प्रकार से हम वर्गीकरण करेंगे। और जो अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लासेस लगेगी उसको मैं कल से आपको पूरा मतलब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी जो क्लासेस है वो कल से आपको दे दी जाएगी। अभी मैं आपको केवल ये समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन है वो किया जा रहा है, आपको ये थोड़ा सा आइडिया रहे। तो अब हम करते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है जंतुओं का, वो हम समझते हैं। क्लासिफिकेशन के क्या आधार है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के आधार क्या है, किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखिए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद में उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। नोमेनक्लेचर के बाद में उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है। ये 3 स्टेप होती है क्लासिफिकेशन के अंदर। मान लीजिए कि हम किसी भी जंतु का वर्गीकरण करना चाहते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है जिसका हम वर्गीकरण करते हैं हम उसको टैक्सॉन मान लेते हैं, वो हमारे लिए एक टैक्सा हो जाता है। क्या हो जाता है वो? एक टैक्सा। क्योंकि वर्गीकरण की ब्रांच जो नई मॉडर्न ब्रांच है हम उसको बोलते हैं टैक्सोनोमी, और इसी के अकॉर्डिंग हम जिस जंतु का वर्गीकरण करते हैं उसको हम टैक्सा मान लेते हैं। तो जिस जंतु का वर्गीकरण किया जाता है सबसे पहले हम करेंगे उसकी पहचान। पहचान में क्या होता है, इस मान लो इसके विंग्स है या नहीं है, इसकी आईज है या नहीं है, इसके पैर कितने हैं, है तो कितने हैं, नहीं है तो नहीं है, ये लिखा जाता है। फिर उसमें इसकी बॉडी है वो डिवाइडेड है या नहीं है। जैसे मान लो एक तो जंतुओं की बॉडी कंप्लीट होती है, दूसरी हेड है, थोरिक्स है, एब्डोमेन है, सब में ऐसे डिवाइडेड होती है। पैर कितने होते हैं, 4 लेग्स और हाइंड लेग्स है, ये दोनों है या नहीं है तो कितने हैं, पंख है तो कितने जोड़ी पंख है,
किसी में एक जोड़ी मिलते हैं, किसी में दो जोड़ी मिलते हैं। तो इस प्रकार से पहले तो हम करते हैं जंतु की पहचान। पहचान होने के बाद में हम करेंगे उनका नोमेनक्लेचर। अपने अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम जो रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम रख देते हैं कि इसका नाम ये रखा जाएगा। नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स है, वो हम उस रूल का पालन करते हुए उसका नोमेनक्लेचर रखा जाता है। और उसके बाद में जिसके साथ वो अपनी ज्यादा समानताएं दिखाता है उस ग्रुप में जाके हम उसका वर्गीकरण कर देंगे या उसको उसका नाम लिख दिया जाता है। तो ये पूरा वर्गीकरण की एक प्रोसेस है। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की पहचान की जाती है, फिर उसका नोमेनक्लेचर लिखा जाता है और उसके बाद में उसको किसी भी एक ग्रुप के अंदर वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन का बेसिस हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, हम उसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन आपने कर लिया। सपोज कीजिए कोई भी एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए मैं इनका एक सिंपल सा एक ऑर्गेनिज्म ले लेता हूं। देखिए ऑर्गेनिज्म था, हमने इसको पकड़ा, अब इसका करना चाहते हैं, इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना चाहते हैं। कैसे करोगे? सबसे पहले हम करेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन। इस आइडेंटिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि इसके 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जा रहे हैं, 3 पेयर लेग्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, आपको दिखे 2 पेयर विंग दिखे, मान लो ये विंग्स है इसके, एक ये है और दूसरा ये है। तो विंग कितने हैं? 2 पेयर ऑफ विंग्स है। एक बार देखने से लगेगा कि ये हो सकता है एवीज का प्राणी हो, एवीज पक्षी वर्ग में रखा जा सकता है, या ऐसे जंतु है वो इंसेक्टा क्लास में भी आते हैं, तो इंसेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इनकी बॉडी की साइज। बॉडी क्या है? बॉडी की साइज देखते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसका नॉर्मल उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। बॉडी की साइज देखी, फिर हमने देखा कि इसकी बॉडी है वो हेड, थोरेक्स और एब्डोमन 3 भाग में विभाजित भी है पूर्णतः। दूसरी बात हमने देखी बाहर है वो इस प्रकार से दो ये चीजें लगी है, इसको बोलते हैं एंटीना। इसको क्या कहा जाता है? एंटीना। एंटीना लगी है। एंटीना कीटों में ही होती है, तो हमें लगा कि हाँ ये तो कीटों के जैसा दिख रहा है, और ये एवीज नहीं है, क्योंकि एवीज के अंदर बोन्स मिलती है, इनमें अभी बोन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत आते हैं। अब हम कर रहे हैं इसका नोमेनक्लेचर। देखिए नोमेनक्लेचर के अंदर आपने पहले क्या किया, इसका आइडेंटिफिकेशन किया, फिर हम नाम लिख रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपको दिख रही है घरेलू मक्खी है, ये घरेलू मक्खी है। तो घरेलू मक्खी का सबसे पहले मान लीजिए नाम नोमेनक्लेचर हुआ था, तो इसको कैसे हुआ? इसका लिखा गया मस्का और डोमेस्टिका, ये इसका नोमेनक्लेचर होता है। इसका नाम रख दिया गया, घरेलू मक्खी आपको मिली, आपने इसका नाम रखा मस्का डोमेस्टिका। अब ये जो नाम रखे जाते हैं नोमेनक्लेचर में, वो हमें एक रूल आएगा, हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा जाता है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है वो पूरे वर्ल्ड वाइड उसी नोमेनक्लेचर को सभी जंतुओं के ऊपर अप्लाई किया जाता है। उसके जो रूल्स है वो आप इंडिया में पढ़ो या आप अमेरिका में पढ़ो या आप यूरोप में पढ़ो, सब में वो रूल्स है वो सेम रहते हैं। तो इसी को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखो इस नोमेनक्लेचर में क्या रखा जाता है, जंतु का नाम 2 नामों में लिखा जाएगा। पहला नियम तो ये कहता है, इसके कुछ रूल्स हैं।
पहला नियम ये कहता है कि जंतु का नाम है वो दो नामों में आएगा। इसका पहला नाम रिप्रेजेंट करता है जीनस को, पहला नाम है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और इसका दूसरा नाम है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। पूरे नोमेनक्लेचर के टाइम केवल आपको जो सबसे पहले वर्ड लिखा जाता है उसी को ही आप कैपिटल में लिखोगे, बाकी सारे के सारे वर्ड है वो स्मॉल लेटर में आएंगे। तो इसमें केवल कैपिटल एम है वो क्या आएगा, बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, बाकी सारे के सारे हैं वो स्मॉल लेटर में लिखी जाएंगे। उसके बाद में दोनों नाम को, जीनस का नाम, स्पीसीज का नाम, दोनों नाम को अलग अलग लिखोगे और ये इटैलिक भाषा में लिखा जाएगा। दोबारा बताता हूं मैं, दोनों नाम को अलग अलग लिखोगे और दोनों के दोनों नाम है वो इटैलिक भाषा में लिखे जाएंगे। अगर आपको इटैलिक नहीं आती है तो दोनों भाषा के नाम के नीचे आप इनको अंडरलाइन कर दोगे। अगर इसके बाद में साइंटिस्ट जिन्होंने इसको खोजा है, जिन्होंने इसका नाम रखा है, वो अगर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो इनको हम ब्रैकेट में LINN उसका जो शॉर्ट नाम है वो ऐसे लिख देंगे। जैसे मान लो LINN का मतलब हुआ लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया LINN। कुछ ऐसी जातियां भी होती है जिनमें जो नाम स्पीसीज का नाम है वो एक और पाया जाता है, मतलब सब स्पीसीज भी पाई जाती है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, जीनस, फिर लिखेंगे स्पीसीज, और इसके बाद में लिखेंगे सब स्पीसीज, और उसके बाद में किसी का नाम आएगा जैसे कि साइंटिस्ट का नाम है तो वो ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ रूल्स हैं क्लासिफिकेशन के। ये मैंने आपको ओवरव्यू की क्लास है, मैंने सब कुछ बताई आज की आपका कैसे वर्गीकरण करना होता है, वर्गीकरण में कौन से फाइलम है, इनवर्टिब्रेट में कौन से फाइलम्स आएंगे, और ये नोमेनक्लेचर है, ये पूरा का पूरा अपने जो टॉपिक वाइज है उन सबको हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। तब तक के लिए